नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान के अलवर की। अलवर में एक थाना लगता है, थाना गाजी। थाना गाजी के अंतर्गत एक गांव आता है, दुहार चौगान गांव। दुहार चौगान गांव में 6 मार्च 2024 की शाम को एक परिवार में कत्ल होता है। जब घर वाले शाम को सोकर उठते हैं, घर वालों में पति और उनकी माँ और उनकी एक साली, जो कि उनके छोटे भाई के साथ शादी हुई थी, एक ही घर में 2 बहनों की शादी हुई थी। जब वो सोकर उठते हैं तो वह देखते हैं कि बड़ी बहू के कमरे में बड़ा सन्नाटा है। पति जैसे ही कमरे में जाता है, वह देखता है कि पत्नी के शरीर नीले पड़ चुके हैं और जो तीनों बच्चे सो रहे थे उनके भी शरीर नीले पड़ चुके हैं। अब पति जैसे ही लोगों को उठाने की कोशिश करता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को, तो वह देखता है कि वह मर चुके हैं, वह अब जीवित नहीं है। यह देखते ही वह चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है। अब देखते ही देखते उस पति की माँ और घर के जो भी सदस्य रहते हैं सभी आते हैं दौड़ते हुए। जब वह देखते हैं कि घर में 4-4 लाशें पड़ी हुई हैं, सुबह सब कुछ सही था और शाम को अचानक से एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ यह क्या कर लिया। लोगों को लगता है कि महिला ने आत्महत्या कर लिया और जहर खा लिया होगा बच्चों के साथ। अब 3-3 बच्चे, एक बच्चे की उम्र रहती है 11 साल, एक की 7 साल और एक की 12 साल। अब 3-3 बच्चे और एक महिला की हत्या जिस घर में हुई हो, वाकई में बेहद ही हैरानी वाली बात है। अब पति का रो रो कर बुरा हाल रहता है। सास उस अपनी बहू और अपने नातियों की लाश को देखकर बेहोश हो जा रही थी। उसी घर में बच्चों की मौसी की भी शादी हुई थी, उसकी भी हालत बेहद गंभीर थी, अपनी बहन और अपने बहन के बच्चों को देख करके। अब देखते ही देखते पड़ोसियों को यह बात पता चलती है। पड़ोसी भी मौके वारदात पर भाग कर पहुंचते हैं। जिन लोगों को पता चलता कि चौगान गांव में हत्या हुई है, 4-4 लोग, एक ही परिवार में एक महिला और 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, देखते ही देखते 400 से 500 की संख्या में भीड़ लग जाती है। लोग वहां यह जानने के लिए उपस्थित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी पति कहता है कि कल मेरी झगड़ा हुई थी, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी और पत्नी गुस्से में आकर अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है। अब लोग आत्महत्या जिस केस को समझ रहे थे, लेकिन वो आत्महत्या नहीं थी। जब पुलिस को पड़ोसी फोन करते हैं, लोग फोन करते हैं, गाजी थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और देखती है कि घर में एक महिला के साथ 3-3 छोटे बच्चों की मौत हो चुकी है, शरीर नीली पड़ चुकी है। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। परिवार वालों से पूछताछ करने लगती है तो पति बताता है कि महिला का उसके पति के साथ पटती नहीं थी, थोड़ी बहुत कल झगड़े हुए थे, जिसकी वजह से वह गुस्से में आ गई और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं और वह अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। अब पुलिस आत्महत्या का केस बनाकर परिवार वालों को साथ लेकर पोस्टमार्टम ऑफिस जाती है। जब पोस्टमार्टम महिला का होता है, बच्चों का होता है, जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है, सन्न रह जाती है। पुलिस देखती है कि रिपोर्ट में जो महिला है उसका गला दबाकर हत्या किया गया है और जो तीनों बच्चे हैं उनका भी गला दबाकर दम घुटने से मौत हुई है। अब पुलिस हैरान रह जाती है। अब पुलिस पूरे परिवार वालों से पूछताछ करने लगती है तो पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जिससे अपराधी पकड़ा जाता है। और जब भी जो लोग भी उस अपराधी का नाम सुनते और जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया था, एक मां के साथ 3-3 बच्चों का कत्ल, जब उसका नाम सुनते लोग, पड़ोसी, घर वाले सभी लोग तो हैरान हो जाते। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या अपना ही आदमी ऐसा कर सकता है। आइए हम बताते हैं आपको कहानी विस्तार से। दरअसल दुहार चौगान गांव का रहने वाला तेजपाल, जिसकी उम्र 34 साल रहती है, तेजपाल की शादी कुछ साल पहले नारायणपुर के एक जगह पड़ती है, नारायणपुर में मेहता की ठाड़ी गांव में रमेश वर्मा की बड़ी बेटी से, जो कि बेहद ही खूबसूरत रहती हैं, उनका नाम मंजू रहता है। मंजू की शादी तेजपाल के साथ होती है। अब तेजपाल के साथ जब
शादी होती है तो तेजपाल की एक साली भी रहती है, यानी कि मंजू की एक छोटी बहन भी रहती है जो कि बेहद ही सुंदर रहती है, और तेजपाल का एक छोटा भाई भी रहता है। बीच में जब दो बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद साली का आना जाना भी शुरू हो जाता है। जब साली का आना जाना शुरू हो जाता है तो इसी बीच साली का जो है मंजू के देवर के साथ इश्क लड़ जाता है, दोनों की नैन लड़ जाती है, और जो देवर रहता है वह मंजू के बहन के साथ प्यार करने लगता है, उसे दिल दे बैठता है। अब कुछ समय तक दोनों बहुत करीब रहते, दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते। अब इसी बीच मंजू के बहन की जब शादी के लिए रिश्ते आते तो मंजू की बहन मना कर देती। तो उनके पिता अपने बेटी से पूछते हैं कि आखिर तुम रिश्तों को मना क्यों कर दे रही हो, क्या तुम्हें शादी नहीं करना है? मंजू की जो बहन होती है वह बताती है मुझे शादी करना है, लेकिन मैं दीदी के देवर से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे ही यह बात उसके पिताजी सुनते हैं, सोचते हैं कि अगर शादी ना करें तो भी बच्ची कोई गलत कदम उठा ले तो बड़ी बदनामी होगी, और शादी करेंगे तो भी लोग कहेंगे कि बहन के देवर से ही शादी कर रही है, जरूर लव मैरिज है। लेकिन फिर भी एक पति जो पिता रहता है वह अपनी बेटी की खुशियों के लिए तेजपाल के छोटे भाई से, यानी कि अपनी बड़ी बेटी के देवर से ही अपनी छोटी बेटी की शादी कर देता है। अब बारात हंसी खुशी जाती है और धूमधाम से घर पे बहू का स्वागत होता है, लेकिन जो बड़ी बहन थी उसको शादी मंजूर नहीं थी। भला कोई भी बहन हो वह नहीं चाहेगी कि उसकी बहन दो बहनें एक ही घर में रहें, वो भी बहू बनकर। लेकिन फिर भी सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है, दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। अब एक ही घर में दो बहनें रह रही थी। इसी बीच तीसरा बच्चा भी पैदा होता है मंजू को, और वह देखते देखते अब 11 साल का हो जाता है, 7 साल का हो जाता है। तभी जो उसका पति रहता है तेजपाल, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने लगती है। जब जिम्मेदारी बढ़ने लगती है तो तेजपाल इसी बीच अपने परिवार को छोड़कर आगरा चला जाता है। आगरा जाने के बाद आगरा के एक हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अब वहां आगरा में वह नौकरी करने लगता है। अब कई बार वह एक एक महीने बीत जाते, दो महीने बीत जाते, वह घर नहीं आता था, ना ही पैसे भेजता था। अब पत्नी परेशान हो चुकी थी तो पत्नी फोन करके हमेशा बातचीत करती थी, तो अक्सर अपने पत्नी मंजू को बताता था कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वह घर नहीं आ पा रहा है, अगर बिना छुट्टियों के वह घर आएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अब मंजू पत्नी अपने पति के बातों पर विश्वास करती थी। धीरे धीरे 6 महीने से अधिक हो जाते हैं, वह घर नहीं आता है। फिर मंजू परेशान हो जाती है। अब एक दिन इसी बीच वही एक काम करने वाली डॉक्टर रहती है, उसी डॉक्टर से तेजपाल की नजरें मिल जाती हैं, और तेजपाल उम्र मात्र 34 साल रहती है। वह भी हैंडसम आदमी रहता है, काफी सुंदर सुडौल शरीर रहती है। जो डॉक्टर नई नवेली आई रहती है वह भी मात्र उसकी उम्र 30 साल रहती है, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते करते। अब इसी बीच तेजपाल अपनी पत्नी से दूर आगरा के हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को दिल दे बैठता है और उससे मोहब्बत करने लगता है। और मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसी बीच लड़का जो है तेजपाल अपने घर आता है, और मंजू अपनी पत्नी के साथ जब सो रहा होता है, जब पत्नी सो जाती है तो तेजपाल बैठकर मोबाइल चला रहा था। अब पत्नी को कुछ शक होता है। पत्नी पूछती है कि एक तो इतने दिन बाद घर आए हो, उसके बाद तुम पत्नी को समय नहीं दे रहे हो और तुम मोबाइल में बिजी हो, आखिर ऐसा क्या है जो पत्नी से खास है? वह मुस्कुराता है, कहता है कुछ नहीं, कुछ हॉस्पिटल से जरूरी मैसेज थे वही मैं पढ़ रहा हूँ। जब पति कहीं बाहर चला जाता है तो पत्नी उसका मोबाइल लेकर चेक करती है तो उसे कई अश्लील मैसेज और बहुत सारे मैसेज दिखाई देते हैं, तो परेशान हो जाती है। जब पति घर आता है तो पति से वह बातचीत करने लगती है, लड़ाई करने लगती है। अब लड़ाई करने लगती है तो पति उसको इधर उधर की बातें बताता और बताता कि हम लोगों का पेशा है, हम लोग काम करते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद पति चला जाता है और जाकर उस महिला डॉक्टर के साथ एक कमरे में शारीरिक संबंध बनाता, उसी के साथ रहता, फिजिकल रिलेशन में दोनों रहते, लिव इन रिलेशन में रहते। अब महिला डॉक्टर भी शादी का दबाव बनाने लगती है तेजपाल पर। तेजपाल भी अब अपनी पत्नी को छोड़कर उस डॉक्टर महिला के साथ काफी व्यस्त रहता। अब उसी पर उसका दिल आ चुका था, उसी के साथ वो भी रहना चाहता था।
अब इसी दिन कुछ दिन बाद जो है फिर से एक बार तेजपाल अपने घर आता है। घर आता है तो पत्नी से बातचीत होती है। तो पत्नी कहती है कि तुम्हें घर आने की जरूरत ही क्या है, तुम जिसके साथ खुश हो वहीं रहो, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे जीने दो और मेरे बच्चों को जीने दो। तभी जो तेजपाल रहता है वह कहता है कि एक काम करो, मुझे खाना बनाओ और गर्मा गर्म खाना खिलाओ। पत्नी का फिर इस पर झगड़ा होता है और पत्नी कहती है कि जिसके साथ रहते हो उसके साथ खाना क्यों नहीं खा लेते, यहाँ खाना पीना खाने की क्या जरूरत है, तुम बच्चों के लिए करते ही क्या हो जो तुम्हें मैं खाना खिला के खिलाऊं, बनाकर खिलाऊं, जाओ तुम्हें जहां खाना हो खाना खा लो। इस पर गुस्सा होते हैं और दोनों के बीच झगड़ा होता है। तो परिवार वाले आकर समझौता कराते हैं, समझा बुझाकर दोनों को अलग कराते हैं। अब एक पत्नी भला कर क्या सकती थी, सम्मानित पत्नी थी, पढ़ी लिखी पत्नी थी। अब वो यही सोच रही थी कि पति जिसके साथ खुश है खुश रहे, क्योंकि वह मना करती रही लेकिन पति मानने को तैयार नहीं है, तो आगे और विवाद नहीं चाहती थी। वह समझ चुकी थी कि वो उसी के साथ रहना चाहता है, वही खुश रहे। वह अपनी इज्जत को और अपने बच्चों के सामने अपने पति की इज्जत को बचा कर रखना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी तमाशा हो। अब बात धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर कुछ दिन बाद जब वो आगरा के हॉस्पिटल में जाता है और उस महिला से मिलता है, अपने प्रेमिका से बातचीत करता है, तो वह कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अब रहा नहीं जाता है, एक काम करो कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या कोई ऐसा काम करो जिससे हम दोनों मिल जाए। अब 3-3 बच्चे और पत्नी। तेजपाल छोड़ने को तैयार नहीं था, वो छोड़ भी नहीं सकता था, उसके आगे भी मजबूरी थी। लेकिन जो हवस की दीवानगी थी, जो मोहब्बत की दीवानगी थी, सर पर चढ़कर बोल रही थी। उसके सर पर एक ऐसी मोहब्बत चढ़कर बोल रही थी, मोहब्बत कहें या फिर हवस कहें, कि वह उसके सर पर खून सवार हो जाता है। अब वह घर जाता है और घर जाने के बाद 6 मार्च को सुबह वह खेतों में जाता है। खेतों में जाकर खेती बाड़ी करता है। जब वहां से वह लौटता है, लौटकर जब घर आता है तो घर पर उसके घर में उसकी माँ सोई रहती हैं। करीब दोपहर 12 बज रहे थे। घर में जो उसकी साली थी, यानी कि छोटे भाई की पत्नी, वो अभी ऊपर कमरे में सभी लोग सो रहे थे। नीचे उसकी पत्नी रहती है और 3 बच्चे रहते हैं। इसी बीच जब वो घर जाता है, पानी वगैरह पीने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मंजू, मुझे चाय पीना है, तुम चाय बनाकर पिला सकती हो क्या। तभी मंजू गुस्से में कहती है कि तुम बच्चों के लिए करते क्या हो कि मैं तुम्हें चाय बनाऊं, तुम मेरे लगते कौन हो, पति का दर्जा तो तुमने खो दिया है, तुम किसी और के साथ अय्यासियां करते हो। अगर इतनी फिक्र है तो फिर यही क्यों नहीं रहते, छोड़ दो आगरा, छोड़ दो उस लड़की को और मेरे साथ रहो। लेकिन तेजपाल इसी बीच गुस्सा हो जाता है और खींचकर अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देता है। जैसे ही मंजू को एक थप्पड़ मारता है, मंजू नीचे गिर जाती है और बच्चे तीनों छोटे एक ही रूम में एक ही बेड पर सो रहे थे। तभी अब इस कदर उसको गुस्सा आ जाता है मंजू को थप्पड़ लगने के बाद कि वह एक तकिया उठाती है और तकिए से अपने पति के ऊपर फेंक देती है। अब जो तेजपाल रहता है वह मौका समझकर, सभी लोग घर में सो रहे थे, उस तकिए से अपनी पत्नी का गला दबा देता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इसी बीच जो बड़ी बेटी रहती है वह जाग जाती है, जो 11 साल की शिवानी रहती है, वह शिवानी का भी गला दबाकर हत्या कर देता है। और उस दरिंदे की अपनी ही बेटी की हत्या करते हुए, अपनी ही पत्नी की हत्या करते हुए हाथ भी नहीं कांप रहे थे, ना ही उसके दिमाग में, दिल में कोई बातें चल रही थी। उसी बेटी को वह मारता है जिस बेटी को वह बचपन से ही प्यार करता था। वो छोटी थी तब से उसे सबसे ज्यादा मानता था। परिवार वालों का कहना है कि तीनों बेटियों में जिसकी सबसे पहले हत्या की गई थी शिवानी की, वो उसकी लाडली बेटी थी और सबसे पहले हत्या भी उसी लाडली बेटी का करता है। जब हत्या करता है तभी छोटी बेटी भी जाग जाती है, जो 7 साल की रहती है दिव्यांशी, उसकी भी गला दबाकर हत्या कर देता है। तभी बेटा भी जाग जाता है और बेटे की भी हत्या कर देता है। एक घर में एक पति अपने पत्नी, अपने 2 बेटी और एक बेटे की इतनी बेरहमी से हत्या करता है और उसके बाद हत्या करने के बाद वह व्यक्ति चुपचाप जाकर अपने माँ के पास सो जाता है। जब सबकी आंखें खुलती है तो वह कमरे में जाता है और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, चीखने लगता है। यह सुनकर घर वाले भी दौड़ कर आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तेजपाल खेत से आया था और सो रहा था, तभी वह चिल्लाने क्यों लगा, रो क्यों रहा है। अब उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और वह रोने का नाटक कर रहा था। तभी माँ देखती है कमरे में जाकर कि उसकी तीनों नाती और उसकी बड़ी बहू
हत्या हो चुकी है और वह जीवित नहीं है, उसकी शरीर नीली पड़ चुकी है, तो वह चिल्लाते हुए बाहर जाती है और लोगों को बुला कर लाती है। जैसे ही लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब एक ही गांव में चार चार हत्याएं हो चुकी थी, पूरा गांव मातम में छाया हुआ था। इसी बीच पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और जब पुलिस आती है तो पुलिस को बताया जाता है कि इसने अपने बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस आत्महत्या की बात को स्वीकारती है, लेकिन जैसे ही उसमें से एक पुलिस वाला बॉडी के पास देखरेख के लिए जाता है तो उसे दिखाई देता है कि गले पर आसपास कुछ निशान पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मारपीट हुई है। और फौरन ही पुलिस उस बॉडी को, चारों ही बॉडी को, तीनों बच्चे और पत्नी मंजू के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि गला दबाकर चारों की हत्या की गई है। अब पुलिस समझ जाती है कि हत्यारा कौन है। अब उसके पति से पूछताछ होती है तो पति इधर उधर की बातें करता है। अब पुलिस जब अपने आप पर आती है तो वह टूट जाता है, रोने लगता है और सारी हकीकत पुलिस के सामने बयां कर देता है। अब जब उसकी हकीकत गांव वाले, घर वाले, सभी रिश्तेदार सुनते तो सन्न रह जाते, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि जिस महिला और जिस बच्चे की हत्या को वह आत्महत्या समझ रहे थे, बल्कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि एक नाजायज संबंधों में की गई हत्या है। अब सभी गांव वाले और गांव के सभी लोग, पड़ोसी, घर वाले, रिश्तेदार, सभी लोग मातम में डूबे हुए हैं। घर वालों को जो सास है उनकी रो रो कर बुरा हाल है, वह बेहोश हो जा रही हैं। मौसी, जो बच्चों की मौसी हैं, सगी बहन, उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों का खुद का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम फांसी की सजा होनी ही चाहिए। अब यह बात जब ससुराल वाले सुनते हैं, वह भी मौका वारदात पर पहुंचते हैं। एक पिता जिनका नाम रहता है वर्मा, रमेश वर्मा का कहना है कि एक ही घर में हमने दो बेटियों की शादी की थी और मुझे नहीं पता था कि तेजपाल तो होनहार लड़का है। जिस समय शादी की थी उस समय वह लड़का बहुत ही होनहार था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाद में वह क्या करेगा, इस तरह की हरकत करेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। एक पिता रोता हुआ मीडिया के सामने यह बयान दे रहा था, लोगों से बातें कर रहा था। दरअसल पुलिस उस पति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर हत्या के जुर्म में और भी कई केस लगाकर उन्हें जेल भेज देती है। एसपी साहब भी बैठ में बताते हैं कि अब व्यक्ति का आगरा के एक महिला से संबंध था, जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था। शायद वो डॉक्टर थी और उसी से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले तो वो छुपाने की कोशिश करता, लेकिन जब पुलिस अपने आप पर आती है तो सारी बात कबूल कर लेता है। एक पिता अपने बेटी, बच्चों, बेटा और अपनी पत्नी की हत्या इस दर्दनाक तरीके से कैसे कर सकता है, बहुत ही सोचने वाली विषय है। जरूरत है सावधान रहने की, और हमारे कहानी सुनाने का उद्देश्य भी यही है आप सभी साथियों को, सभी साथी जागरूक रहे, सावधान रहे। इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें और हो सके तो इससे दरिंदगी करने से ही दूर रहें। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है शैमून भाई हैं सऊदी अरब से, काशिक राय हैं माशक बिहार के रहने वाले हैं, डॉक्टर शैमी कूली बाजार कानपुर के रहने वाले हैं, अशोक कुमार सिंह हैं, सचिन कुमार भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं, राधे श्याम शर्मा है सिरसी जयपुर के रहने वाले हैं, सूरज यादव है जमुई बिहार से, सुधीर कुमार जी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलता है एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।